नमस्कार, आपका अभिनंदन। मैं हूँ सुधांशु रंजन। आज तथ्यतः में हम राजनीतिक और संवैधानिक मर्यादा और नैतिकता की चर्चा करेंगे। अब इसका कारण ये है कि कोई राजनेता जो है क्या केवल कानून के आधार पर काम करता है, और वो भी तब जबकि किसी संवैधानिक पद पर वो बैठा हुआ हो। क्या जेल के अंदर से भी सरकार चलाई जा सकती है? मेरे ऐसा कहने का, इस मुद्दे को उठाने का जो तात्कालिक कारण है, वो 6 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने सरकार से पूछा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं? क्या उनके ऊपर कोई रोक लगाई गई है? क्या सरकार को कोई आपत्ति है? उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप इसका जवाब दीजिए। इस पर जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो सरकार से इस बारे में बातचीत करके जवाब देंगे। अब सवाल है कि ये मुद्दा जो है अदालत के समक्ष आया कैसे? इसको पहले थोड़ा समझ लें कि 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को फरलो पे छोड़ा था। फरलो जो कि थोड़े दिन की छुट्टी होती है, उसको छोड़ा और याचिकाकर्ता की ओर से एक याचिका दायर की गई, जिसमें 10 मई को उच्चतम न्यायालय ने रिमिशन जो है उसके लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 2 महीने के अंदर सरकार फैसला ले कि उसका जो रिमिशन पिटीशन है, यानी क्षमा याचिका आप कह सकते हैं, उस पर फैसला ले, और 2 महीने का समय दिया और उसको बढ़ा करके फिर 19 जुलाई कर दिया गया। 6 सितंबर को अदालत को ये बताया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, वो गतिरोध की स्थिति वहां पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री चूंकि जेल में है और इस कारण से कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो उसके जो प्रावधान है गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, उसके तहत कुछ काम नहीं हो पा रहा है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, तो धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको पता ही है, 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया, लेकिन 12 जुलाई को शीर्ष अदालत से उनको जमानत भी मिली। लेकिन उसके पहले ही 26 जून को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने उनको भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह से एक मामले में जमानत दिए जाने के बावजूद अभी भी वो जेल में है। अब स्वाभाविक है, एक सवाल तो उठता है, जहां संसदीय व्यवस्था है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे यहाँ कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वही व्यवस्था है, तो उसमें कैबिनेट सिस्टम जो है होता है, और वो सदन के प्रति जो है सरकार जिम्मेदार होती है। जैसे अगर आप संविधान को पढ़ें तो अनुच्छेद 164 में कहता है कि द गवर्नर शैल अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और इसी तरह का प्रावधान केंद्र के लिए है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन दोनों ही अनुच्छेदों में आप देखेंगे तो उसके बाद जो दूसरा क्लॉज है, उसमें कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। ये राज्य सरकार के लिए है, और वहां है लोकसभा केंद्र सरकार के लिए। तो सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री जेल में होता है तो फिर उस सरकार की जवाबदेही किस सदन के प्रति होती है? ये एक सवाल उठता है, इस पे विचार किया जाना चाहिए। और आज जो मैं इस पे चर्चा कर रहा हूँ उसमें मैं कुछ बिंदु उठाऊंगा, कुछ ऐसे मुद्दे उठाऊंगा, और आपसे भी मैं चाहूंगा कि आप भी इस पर विचार करें कि इस पर क्या होना चाहिए। तो वही जो मैंने कहा कि एक व्यक्ति को पहले फरलो पे छोड़ा गया, पर उसकी याचिका पर राज्य सरकार को निर्देश दिया गया और उसमें ये जवाब आया। तो अभी उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या केंद्र सरकार को कोई उजूर है, या उसने किसी तरह का जो है सो प्रतिबंध, कोई रोक लगा रखी है कि मुख्यमंत्री जो है सो दस्तखत नहीं करें। इसमें बड़े बड़े जो विधि विशेषज्ञ हैं उनके भी विचार मैंने अखबार में पढ़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए वो अपना सेक्रेटेरिएट वहां से चला सकते हैं, या किसी और भी जो है सो जगह उनको रख करके उसको ही जो है अस्थाई जेल घोषित कर दिया जाए। ऐसा पहले भी हुआ था बिहार में, जब 1997 जुलाई में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, जो उन्होंने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया था, और इस्तीफे के बाद जब वो सरेंडर उन्होंने किया, यानी अदालत में हाजिर हुए, तो उनको सीबीआई की विशेष अदालत ने जेल भेजा था। तो राज्य सरकार ने एक विशेष आदेश निकाल करके जो वहाँ पशुपालन महाविद्यालय है उसके गेस्ट हाउस को जेल में तब्दील कर दिया गया, और वहीं पर
लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र दोनों रखे गए। ऐसे और भी मामले बिहार के मैं जानता हूँ, एक जितेंद्र स्वामी का भी मामला था, उसमें भी जो है हॉस्पिटल वार्ड को ही जो है घोषित कर दिया गया एक अधिसूचना के द्वारा कि वही अस्थायी रूप से जेल रहेगा, टेम्पररी जेल के रूप में वो काम करता रहेगा। अब ये तो बड़ी अभूतपूर्व स्थिति हो गई है। कम से कम लालू यादव ने इस्तीफा दिया, हाल में हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दिया जब जेल उनको जाना था। अब ये अलग बात है कि अपने विश्वास पात्र को बनाते हैं, वो धोखा भी दे देता है। हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को बनाया, अब चंपई सोरेन ने विद्रोह कर दिया, उनकी पार्टी छोड़ दी। बिहार में एक राजनीतिक कारण से, चूंकि जनता दल यूनाइटेड की बहुत बड़ी करारी हार हुई थी 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो नीतीश कुमार ने बना दिया जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री, और बाद में जो उनको हटाया गया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। तो इस मामले में शायद लालू यादव ज़्यादा समझदार निकले कि उन्होंने किसी पे भरोसा नहीं किया और उन्होंने अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जो भी हो, कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनता है। नीतीश कुमार का जो मैंने कहा वो भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, वो तात्कालिक कारण था, चुनाव में हार के कारण किया था। लेकिन अगर हेमंत सोरेन और लालू की बात करें तो वहाँ वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे, लेकिन किसी और को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो जो भी किया है वो भूतपूर्व है, उनके साथ बहुत सारे भूतपूर्व जो है वो जुड़े हुए हैं, बहुत सारी हरकतें, बहुत सारे जो हैं, बहुत सारी घटनाएं, और इस बार भी उन्होंने एक अभूतपूर्व काम कर ही दिया कि मुख्यमंत्री होते हुए वो जेल चले गए। लेकिन विधि विशेषज्ञ कहते हैं कि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, जो बात बिल्कुल सही है, इसलिए कोई और जगह को जेल घोषित करके उनको काम करने का मौका दिया जा सकता है। अब सवाल ये है कि जेल में किन किन लोगों से मिलना है, किस तरह की आज़ादी किसी पंथी को दी जाएगी, ये जेल मैनुअल में लिखा होता है। अब जेल मैनुअल में संशोधन करने का अधिकार भी राज्य सरकार को होता है, तो राज्य सरकार संशोधन कर सकती है। लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री ही जब जेल में हो तो संशोधन कौन करेगा, ये सारे मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रख रहा हूँ कि ये कौन करेगा। ये बात सही है कि वो अभियुक्त हैं, उनको सजा नहीं हुई है, हो सकता है बाद में आरोप मुक्त भी हो जाए, हो सकता है उनको सजा भी हो जाए, अदालत उनको दोषी भी करार दे, लेकिन अभी तो वो कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस पर जिस कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो इसमें भी थोड़ा जो है, थोड़ी हैरान करती है, जो मुझे जो बात, हो सकता है शीर्ष अदालत ज़्यादा समझती है, स्वाभाविक है, उनको ज्ञान कानून के संबंध में ज़्यादा है, कि अगर ये जानना चाहती है अदालत कि क्या केंद्र सरकार को इस पर कोई आपत्ति है या कोई, तो क्या केंद्र सरकार इस बात के लिए अधिकृत है। उन्होंने खुद कहा है, दो जो जज थे, जो खंडपीठ जिसने इस तरह का सवाल उठाया, वो जस्टिस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ थी, उसी पीठ ने ये सवाल किया है। और ये भी कहा है कि चूंकि इसका व्यापक असर होगा, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हम इसकी जांच करेंगे। आपको पता होगा और मैं बता भी दूं कि संविधान का अनुच्छेद 142 बड़ा ही नायाब प्रावधान है, जिसमें शीर्ष अदालत को अधिकार दिया गया है कि वो कोई भी फैसला और आदेश दे सकता है जिससे कि पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस हो सके। ये एक बहुत बड़ा अधिकार, ये हाई कोर्ट को नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है। और यह अदालत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि 142 के तहत वो जांच करेगी कि क्या इसमें किया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात भी आप कह सकते हैं कि अदालत की ओर से एक निश्चित जो है व्यवस्था आएगी, रूलिंग आएगी। अब दो तीन और बातें यहाँ पर ध्यान देने की है कि जो शपथ ली जाती है वो दो तरह की शपथ है संविधान में। 3 शपथ जो हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए हैं, और वो तीनों जो हैं वो संविधान के अलग अलग अनुच्छेद हैं, यानी पार्ट ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो है जो पहला हो जाता है अनुच्छेद 60, जिसमें राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो लिखा हुआ है कि क्या बोलेंगे वो। उसके बाद 69 है जो उपराष्ट्रपति की शपथ जिसमें है, और उसके बाद 159 है जिसमें कि राज्यपाल की शपथ है। और उसके अलावा बाकी जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, या उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश हैं, उनके लिए संविधान की अनुसूची 3 में वो सारा लिखा हुआ है कि वो क्या शपथ लेंगे। फर्क ये है कि जो 3
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ है, उसमें साफ कहता है कि आई शैल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की रक्षा करना है और उसको बचाना है। लेकिन एक विशेष बात राज्यपाल और राष्ट्रपति की शपथ में ये है, वो ये भी शपथ लेते हैं कि आई शैल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपुल। हम जो है सो जन कल्याण के लिए और लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। और जो अनुसूची 3 में जो है शपथ, उसमें कहता है कि आई शैल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। फिर गोपनीयता की भी शपथ दिलाई जाती है कि हमारे सामने जो भी कागजात आएंगे उनकी गोपनीयता को भंग नहीं करेंगे। लेकिन ये जज को ये शपथ नहीं दिलाई जाती है, उनके ऊपर जो है ओथ ऑफ सीक्रेसी लागू नहीं होता है, क्योंकि अदालत एक खुला मंच होता है, इसलिए जो भी होगा वो जनता के सामने होगा। तो ये जो है इस तरह की शपथ ली जाती है। इस पर एक जो है शोध पत्र लिखा है प्रोफेसर उदय शंकर, जो कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में प्रोफेसर हैं, वो पश्चिम बंगाल में है। तो उन्होंने एक शोध पत्र में लिखा है, उन्होंने ये कहा है कि जो शपथ ली जाती है, 2 तरह की शपथ की जो चर्चा मैंने की है, तो उनसे जो एक सिद्धांत निकलता है वो है अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ, जवाबदेही का और कानून का शासन। और उसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर जो राज्यपाल हैं दिल्ली के, उनको कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि संविधान जो है वो बचाया नहीं जा रहा है और उनका काम है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर की शपथ एक ही होती है, तो उनको देखना है कि वो शपथ जो है सो लेते हैं उसकी रक्षा करें। लेकिन जो दिल्ली में हालात हैं मुख्यमंत्री के जेल जाने के कारण, इसको वो कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, यानी संविधान जो है वो चरमरा रहा है इस स्थिति में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ट्रांजैक्शन के जो नियम बने हुए हैं, आपको ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, उसके नियम 8 और 13 के तहत मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के प्रस्ताव पर आदेश निर्गत करने के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा बल्कि। और नियम 25 में ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत जो उपस्थिति है अनिवार्य है सरकारी कार्यों को करने के लिए। तो अगर ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में ये सारी बातें दी गई हैं, तो फिर वो जेल से सरकार कैसे चला सकते हैं? ये एक साधारण नागरिक के रूप में मेरे मन में ये सवाल आता है और इसमें विधि विशेषज्ञ कुछ अपनी राय दे सकते हैं। हालांकि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस है कि अगर मुख्यमंत्री ही जेल चला जाए, प्रधानमंत्री ही जेल चला जाए तो क्या होगा, कोई ऐसा था नहीं। एक फर्क होता है सरकारी कर्मचारी में और जो ये लोग हैं मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनमें। अगर सरकारी कर्मचारी किसी आरोप में जेल जाता है तो तुरंत उसे निलंबित किया जाता है, वो नौकरी में नहीं रहता है। कि बात अलग है कि अगर वो बाद में पाक साफ हो जाए, अदालत के द्वारा छोड़ दिया जाए या विभाग ही जांच करके छोड़ दे, तो फिर उसकी नौकरी बहाल हो जाती है। लेकिन जब आरोप लगते हैं और वो जेल जाता है तो उसे निलंबित किया जाता है। इस तरह की बात जो है सो मुख्यमंत्री या मंत्री के लिए नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो संवैधानिक पद है और ये जो है सरकारी मुलाजिम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि समानता का हक है, एवरीवन विल हैव द राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हर व्यक्ति को कानून के समक्ष बराबरी और कानून के बराबर संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। यहाँ ये सिर्फ नागरिक ही नहीं, किसी भी कोई विदेशी व्यक्ति है उस पर भी जो है ये अनुच्छेद लागू होता है, उसको भी समानता का अधिकार है। तो अगर समानता का अधिकार है तो फिर संवैधानिक पदाधिकारी और जो सरकारी मुलाजिम हैं उनमें फ़र्क करना कितना सही है, कितना गलत है, ये भी विचार किया जाना चाहिए। अब ठीक है, जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल के ऊपर संविधान होता है, तो इसीलिए कुछ विधि विशेषज्ञ मानते हैं कि उसके तहत उनको छूट दी जा सकती है मुख्यमंत्री को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, मैं फिर वही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को पूछने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, क्योंकि अगर इस पर कोई फैसला लेना है, चाहे केंद्र सरकार का उस पर जवाब कुछ भी है। वैसे 21 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी और उम्मीद है कि केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी, लेकिन क्यों इसकी ज़रूरत पड़े ये भी सोचने की बात है। अब संविधान निर्माताओं ने, मैंने जैसा कहा कि उन्होंने कल्पना नहीं की थी, इसलिए इस तरह की बातें जो हैं सो विचार के लिए सामने नहीं आई। अब अनगिनत लोग जेल में होते हैं। अब हर जो है कई दशकों के
बाद, कई बार विचारण के बाद, कई बार विचारण हो भी नहीं पाता है और कई दशक गुजारने के बाद ये फैसला आ जाता है कि वो व्यक्ति निर्दोष है। तो चूंकि वो किसी बड़े पद पे नहीं है तो उसके साथ कोई और व्यवहार हो। अगर मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर के किसी और को मुख्यमंत्री बना देते तो इसमें जो है कोई बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। फिर वो वापस आकर के हेमंत सोरेन की तरह दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते थे अगर वो जेल से छूट जाते, क्योंकि बेल देना जो है वो तो अदालत का काम है। हालांकि इधर आप देखेंगे कि हाल में कुछ ऐसे फैसले आए हैं शीर्ष अदालत के जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है, जो मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश में 1971 में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस समय बी आर कृष्णैयर ने जजमेंट दिया था और बड़ा ही चर्चित जजमेंट है कि बेल नॉट जेल इज द लॉ, यानी जमानत जो है वही नियम है, जेल नियम नहीं है। यानी जेल होगा तो अपवाद के तौर पर होगा। तो अभी हाल में ऐसे कुछ फैसले आए जिसमें ये कहा है कि चाहे कोई कठोर कानून ही क्यों न हो, जैसे कि धन शोधन निरोधक कानून है या अवैध गतिविधियां निरोधक कानून है, यूएपीए या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन सब के तहत भी अगर गिरफ्तारी होती है तो लंबे समय तक अगर विचारण नहीं हो पाता है, चाहे कारण जो भी हो, तो वहाँ पर जमानत दी जाएगी, क्योंकि वो जो व्यक्तिगत आज़ादी और जीवन का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 21 में, उसका उल्लंघन होता है अगर बहुत दिनों तक किसी को गिरफ्तार रखा जाता है। तो ये सारे प्रश्न मैंने उठाए हैं। व्यक्तिगत रूप से ये मैं मानता हूं कि जो दिल्ली में अभी सरकार चल रही है अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक मामला सामने आया कि रेमिशन का पिटीशन था, उस पर दस्तखत मुख्यमंत्री को करना होता है, मुख्यमंत्री ने दस्तखत नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो अभी जनता के समक्ष नहीं आए हैं। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जब अगली सुनवाई इस पर होगी तो उस पर शीर्ष अदालत एक व्यवस्था देगी, क्योंकि बहुत दिनों से एक बात बार बार उठ रही थी कि जेल जाने की स्थिति में क्या सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब ये कुछ लोगों का ऐसा मानना है, इस बारे में भी याचिका दायर की गई थी दिल्ली उच्च न्यायालय में, लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा और सही कहा कि ये जो है राज्यपाल तय करेंगे, हमारा काम नहीं है। लेकिन राज्यपाल ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। एक सवाल जरूर उठता है वही शपथ को लेकर के कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, तो क्या संविधान की रक्षा हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। निश्चित रूप से जिनका विचार अलग है या जो विरोधी पक्ष में है वो ये मानेंगे कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को अभी तक कोर्ट की ओर से सजा नहीं हुई है इसलिए ऐसा करना गलत होगा। लेकिन ये तो है कि उसी पार्टी के किसी दूसरे व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, ये तो संभव था, लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया है। अब ठीक है, एक प्रश्न उठाया गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अब देखें कि शायद इस बारे में एक जो है ठोस व्यवस्था अदालत दे पाएगी। बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।